इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है और वो कीमत अदा किए बगैर आप उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्राइस एंड दैट प्राइस मस्ट बी पेड। आज किसी मुल्क के पास नेचुरल रिसोर्सेज का होना एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन नेचुरल रिसोर्सेज की भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद उस मुल्क को अपने बाशिंदों की लाखों जानें गंवाना पड़े। आप मेरे इन अल्फाज से इख्तलाफ कर सकते हैं और हाँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो लिखना चाहते हैं लिख डालिए। लेकिन तारीख गवाह है, ऑयल रिजर्व पर कब्जे के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से उठाकर फांसी घाट तक पहुंचाया, इराक के लाखों लोग शहीद हुए और ये सारी कहानी हम आपको सद्दाम हुसैन वाले इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी ऑयल रिजर्व्स पर कब्जे के लिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और इन्हीं ऑयल रिजर्व्स और सोने के ज़खायर की कीमत सूडान आज तक चुका रहा है। सूडान के लाखों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बाय द वे, हम सूडान के सिविल वॉर को भी अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं और 2026 के शुरुआती दिनों में ही एक नए मुल्क के ऑयल रिजर्व्स और रियर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के रडार पर आ चुके हैं। वेनेजुएला has the largest oil reserves in the world. 1922 में वेनेजुएला की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। वेनेजुएला की ज़मीन से तेल ऐसे उबल पड़ा जैसे खजाना बाहर आ गया हो। ये कोई आम दरियाफ्त नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने वेनेजुएला को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। चंद ही दिनों में पूरी दुनिया की नज़रें वेनेजुएला पर जम गईं। दर्जनों गैर मुल्की कंपनियां यहां पहुंच गईं और फिर सिर्फ 6 साल बाद 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका था। तेल ने वेनेजुएला को गुमनामी से निकालकर आलमी ताकतों के साथ में ला खड़ा किया। अब ये मुल्क सिर्फ तेल नहीं बेच रहा था, बल्कि आलमी सियासत और मूशत पर भी असर डाल रहा था। आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रिजर्व सऊदी अरब के पास नहीं बल्कि वेनेजुएला के पास है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के साथ ही तेल की डिमांड भी बहुत बढ़ गई और वेनेजुएला ने भी अपने तेल की प्रोडक्शन में मजीद इजाफा कर दिया और वेनेजुएला का इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वेनेजुएला ने अपने तेल की प्रोडक्शन में किस कदर इजाफा किया, इसका अंदाजा इस तरह लगाएं कि जंग के आखिरी सालों, खासकर 43 से 44 तक वेनेजुएला के तेल की प्रोडक्शन में 42% का इजाफा हो चुका था और 1976 में वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर करके अपने ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज कर दिया। ऑयल की ये नेशनलाइजेशन वेनेजुएला के लिए तो बेहतर थी, लेकिन अमेरिका खुश नहीं था। इसके बाद साल गुजरते गए, अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान दूरियां बढ़ती गईं और 2013 में वेनेजुएला के करिश्माई शख्सियत वाले हैगो चावेज कैंसर की वजह से चल बसे और उनकी गद्दी पर निकोलस मदुरो को बिठाया गया। अगले साल 2014 में तेल की कीमतें क्रैश कर गई। वेनेजुएला को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और जीडीपी तबाह होकर रह गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर मुख्तलिफ अदवार में सैंक्शंस लगा दी। वेनेजुएला दुनिया में तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद अब तेल का एक कतरा भी बैरूनी मुमालिक को नहीं बेच सकता था। ट्रंप ने सरेआम कहा कि जो भी शिप वेनेजुएला से तेल ले जाते हुए पकड़ी जाएगी, उस शिप और तेल पर अमेरिका का हक होगा। लेकिन इस वार्ने के बावजूद चीन चोरी छुपे वेनेजुएला से डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदता रहा। चाइना तेल लेने ऐसी शिप्स भेजता जिन्हें अमेरिका का रेडार सिस्टम कैच नहीं कर पाता। अमेरिका की जब ये सैंक्शंस लगाने वाली स्ट्रेटजी फेल हुई तो उसने डायरेक्ट वेनेजुएला के तेल रिजर्व्स और रियर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया। जिस तरह अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का चूर्ण बेचा था, उसी तरह वेनेजुएला पर हमला करने के लिए अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला से ड्रग्स और वेपन्स अमेरिका स्मगल हो रहे हैं और ड्रग्स की स्मगलिंग के पीछे बाकायदा तौर पर वेनेजुएला की हुकूमत यानी निकोलस मदुरो का हाथ है। सितंबर में अमेरिका ने वेनेजुएला की कई कश्तियों को उड़ा दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इन कश्तियों के जरिए ड्रग्स अमेरिका में स्मगल किया जा रहा था और फिर 24 अक्टूबर में अमेरिका की एक शिप वेनेजुएला के समंदर में भेज दी गई। ये इस बात की तरफ इशारा था कि अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला में कोई एक्शन लेने वाला है। 31 दिसंबर तक अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब 30 बोट्स को निशाना बनाया था और वेनेजुएला के करीब 110 लोगों को मार गिराया था। लेकिन 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने रात के 2 बजे वेनेजुएला पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका के कई फाइटर जेट्स और जंगी हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की हदूद में दाखिल हुए और वेनेजुएला के कैपिटल पर बम बरसाए। अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका में न्यूयॉर्क भेज दिया और ट्रंप सरकार ने निकोलस मदुरो और उनकी एहलिया पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिका में ड्रग्स और वेपन स्मगल कर रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला पर यह अटैक सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स और रियर अर्थ मिनरल्स पर कब्जे के लिए किया। निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने बयान दिया
कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व से लेकर वेनेजुएला की पॉलिटिक्स तक अब सब कुछ अमेरिका ही के कंट्रोल में होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी मुल्क में इतनी बड़ी मुदाखलत के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रंप सरकार को क्यों नहीं रोक रही है। जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे तो वॉर क्रिमिनल तक कहा गया था, लेकिन ट्रंप को कोई क्यों नहीं रोक रहा। आइए समझते हैं ग्लोबल जायंट्स की पॉलिटिक्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना वेनेजुएला का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद चाइना ने ना ही सफारती तौर पर और ना ही मिलिट्री तौर पर अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लिया। हालांकि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसे इस तरह समझे कि चाइना को ताइवान चाहिए और वो हर कीमत पर चाहिए। आज अगर चाइना अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो कल को वो ताइवान हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आज अगर चाइना ने अमेरिका की मुखालफत की तो कल को अमेरिका चाइना की मुखालफत करेगा। इसी तरह रशिया भी अपने मफादात की खातिर डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा और वेनेजुएला का तीसरा सबसे बड़ा इत्तेहादी ईरान था। क्योंकि वेनेजुएला और ईरान दोनों पर ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी थी, तो यहाँ इन दोनों में एक नेचुरल अलायंस भी मौजूद था और वेनेजुएला पर अमेरिका का यह हमला अब तो ईरान के लिए भी एक खतरे की घंटी है। जब कोई देश कमजोर होता है तो जो ग्लोबल जायंट्स इस देश को अपनी पॉलिटिकल मूव का एक प्लेग्राउंड बना देती है और यही सब कुछ हुआ वेनेजुएला के साथ। क्योंकि वेनेजुएला अमेरिका का पड़ोसी था और ये अमेरिका के सैंक्शंस भी देख चुका था, इसीलिए रशिया, चाइना और ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे एक अलायंस बनाकर अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे थे और अमेरिका इन ग्लोबल जायंट्स को वेनेजुएला से निकाल बाहर फेंकना चाहता था और वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता था। गरीब मुल्क और नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार होने की वजह से वेनेजुएला इन ग्लोबल जायंट्स की पॉलिटिकल गेम का प्लेग्राउंड बन चुका था। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा और वो ये कि वेनेजुएला में आगे क्या होगा। ट्रंप ने ऑफिशियली कहा कि अब कुछ वक्त के लिए अमेरिका ही वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा, यानी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स, रियर अर्थ मिनरल्स और वेनेजुएला की पॉलिटिक्स अमेरिका की कैद में रहेगी। दूसरी बात यह कि जब 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शन हुए तो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक एडमेंडो गोंजालेज इलेक्शन जीते थे, जबकि जबरदस्ती निकोलस मदुरो को प्रेसिडेंट बनाया गया। अब यहाँ ये हो सकता है कि अमेरिका इसी एडमेंडो गोंजालेज को इक़्तिदार सौंप सकता है। अब यहाँ ये सोचकर तो सही लगता है, जबकि हकीकत में इस शख्स को वेनेजुएला की मिलिट्री का सपोर्ट नहीं है। वेनेजुएला की मिलिट्री आज भी निकोलस मदुरो को सपोर्ट करती है। अगर ये इक़्तिदार सौंपा भी गया तो ये करप्ट सिस्टम इस नई सरकार को चलने नहीं देगा, यानी इस नए प्रेसिडेंट की हैसियत सिर्फ अमेरिका के पपेट जैसी ही होगी। तीसरी बात जो मुझे लगता है चापलूसों और चमचागिरों के लिए बताना जरूरी है ताकि वो कुछ सबक सीखें। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly. ये मारिया मचाडो है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर। जी हाँ, ये वही मारिया मचाडो हैं जिन्हें 2025 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया और इन्होंने ये पीस प्राइज ट्रंप सरकार को डेडिकेट किया था। लेकिन इस चापलूसी के बावजूद आज ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला का इक़्तिदार मचाडो के हवाले करने से इनकार कर दिया और कहा कि इनके पास अवामी सपोर्ट नहीं है। ये चापलूसों के लिए एक सबक है कि चमचे को इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। आखिरी बात करते हैं कि अमेरिका के इस हमले के बाद वेनेजुएला की आवाम जश्न मना रही है। अगर सही पूछें तो ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मालूम हुआ कि वेनेजुएला की आवाम ये समझती है कि अमेरिका ने निकोलस मदुरो को हटाकर उन्हें डिक्टेटरशिप से आज़ाद किया है और उनके मुल्क में अब डेमोक्रेसी आएगी और मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन बदकिस्मती से शायद वो दुनिया की तारीख नहीं जानते। अमेरिका ने जिस मुल्क पर भी हमला किया वो तरक्की की बजाय बद से बदतर होता गया। इराक में लाखों लोग शहीद हुए और इराकी तेल अमेरिका के कंट्रोल में आ गया। अफगानिस्तान में अमेरिका की वजह से लाखों लोग शहीद हुए और जब 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इसी तरह यमन, लीबिया और सीरिया में अमेरिका की मुदाखलत को देख लें। आखिर में अगर आप सूडान में जारी सिविल वॉर और इन ग्लोबल जायंट्स का किरदार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें।